Hello everyone, I am Dr. Aditya Sharma and I have secured All India Rank 70 in UPSC CEC 2022 and this was my first attempt. So मुझे लगता है कि मेरे काफ़ी जो अगर मैं एक बार आपको अपनी वो शेयर दिखा देता हूँ मार्कशीट, सो आपको देखोगे आप लोग कि जैसे GS1 में आई हैव गॉट 107, 2 में 120, 3 में 100 which is like the highest in selected candidates this year and GS4 में 119. So overall my GS score has been 446 and essay में I have got 130. सो ऑप्शनल में मेरा स्कोर ऑल्दो बहुत अच्छा नहीं है, इट इज़ स्टिल डिसेंट एज पर मेडिकल साइंस के कंपैरिजन्स. सो मेरा ओवरऑल जो स्कोर बचाया है वो है एसए और जीएस ने. सो इसलिए आई एम थिंकिंग कि है ना दिस सेशन जो है आई थिंक मोस्ट लाइकली मेरे को आंसर राइटिंग पे करना चाहिए कि फर्स्ट अटैम्प्ट में मैंने आंसर्स में ऐसा क्या लिखा है जो मेरे कंसिस्टेंटली हर जीएस में अच्छा स्कोर रहा है 100+, है ना. तो थोड़ा सा उस बारे में हम लोग बात करेंगे इस बार. सो टुडेज सेशन इज़ हाउ टू डू आंसर राइटिंग, है ना. सो उससे पहले मैं थोड़ा सा अपने बारे में आपको इंट्रोडक्शन दे देता हूँ कि है ना आई एम डॉक्टर आदित्य शर्मा. आई हैव डन माई MBBS फ्रॉम गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल चंडीगढ़, है ना. उसके अलावा आई हैव अपीयर्ड इन द UPSC CAPF एग्जाम एंड आई हैव क्लियर्ड द रिटन पार्ट बोथ इन 2021 एज वेल एज 22. सो 2021 का इंटरव्यू आई वॉज नॉट एबल टू गिव ड्यू टू सम रीजंस एंड 2022 का माई इंटरव्यू वॉज शेड्यूल्ड टू बी ऑन July 7th. तो तब तक अब UPSC का रिजल्ट आ गया है, सो आई विल नॉट बी एबल टू गिव दैट. उसके अलावा आई हैव बीन रिकमेंडेड एज अ कैप्टन इन द आर्मी एज अ मेडिकल ऑफिसर as well as recommended as assistant commandant in the CRPF as a medical officer. तो है ना this is all about me, है ना. इसके अलावा अब हम लोग स्टार्ट करेंगे कि what is a good answer, है ना. सो इसको शुरू करने से पहले मैं एक बात आपको बता देता हूँ कि there is no perfect answer, है ना. परफेक्ट आंसर कोई नहीं होता है. अब मैं आपको पर ये बता देता हूँ कि गुड आंसर जो हम लोगों को अप्रोच करना चाहिए वो कैसे होता है, ठीक है. सो अगर ये हमारा पेज है, 2 पेजेस का क्वेश्चन है, 10 मार्क्स का हमारा क्वेश्चन आया है हमें पेपर में, ठीक है. सो सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन लिखेंगे विच कुड बी डेफिनेशन बेस्ड, जिसके अंदर थोड़े से फैक्ट्स एंड फिगर्स हम लोग डालेंगे, ठीक है. सो अगर इंक्लूसिव ग्रोथ या पावर्टी पे या हंगर पे क्वेश्चन है तो हम लोग लिखेंगे कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स में इंडिया का क्या रैंक है और हम लोगों को है ना किस बेसिस पे काम करना है. तो ये हमारा थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हो जाएगा, ठीक है. इंट्रोडक्शन यहाँ पे 3 to 4 लाइन से ज़्यादा हम लोगों का इंट्रोडक्शन नहीं होगा. उसके बाद वी विल ट्राई कि जो भी क्वेश्चन है GS1 का या कुछ, फॉर एग्जांपल अगर GS1 का कोई भी है रिमोटली रिलेटेड, कि जैसे अगर साइक्लोन पे भी क्वेश्चन पूछ लिया है तो हम लोग इंडिया में बताएंगे कि कौन से साइक्लोन्स होते हैं और है ना कितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी से वो हिट करते हैं. सो यहाँ पे हम आराम से अपना फॉर एग्जाम्पल जैसे इंडिया का मैप है वो हम लोग थोड़ा सा बनाएंगे, ठीक है. यहाँ पे हम लोग लिखेंगे FIG फिगर, उसको फिर लिखेंगे कि किस चीज़ का फिगर है और नीटली हम लोग अपना लेबल करेंगे कि ये क्या क्या चीज़ें हैं, ठीक है. सो दिस विल बी फॉर एग्जांपल आर डायग्राम जो हम लोग बनाएंगे, है ना. उसके अलावा हम लोग फिर अपना यहाँ पे जैसे हर एक क्वेश्चन को ना आपको सब पार्ट्स में डिवाइड करने की आदत डालनी ही पड़ेगी, ठीक है. जैसे एक पार्ट तो हो गया कि जो क्वेश्चन में उसने स्ट्रेट फॉरवर्डली पूछ लिया, आपने वो बता दिया. अब सेकंड में आपको बताया तो जैसे क्वेश्चन आया है कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी, GS3 का इस साल का क्वेश्चन है कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी इन इंडिया हैज़ बीन कॉन्स्टेंटली इंक्रीजिंग, है ना. तो उससे क्या चैलेंजेस हैं जीरियाट्रिक एज ग्रुप के लिए और उसके क्या सोल्यूशंस है. सो वो वाला पार्ट हमें ज़्यादा, तो इसके अंदर हम लोगों को सब पार्ट्स में क्रिएट करना है. अब नॉर्मली सब पार्ट्स आप क्या क्रिएट करोगे, लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितनी से कितनी हो गई है इंट्रोडक्शन में, चैलेंजेस एंड देन सोल्यूशंस विद अ वे फॉरवर्ड. बट इसके अलावा हम लोगों को बियॉन्ड दिस भी सोचना है कि उसने बोला लाइफ एक्सपेक्टेंसी इन इंडिया हैज़ बीन इंक्रीजिंग कॉन्स्टेंटली. सबसे पहले हम बताएंगे कि वाई लाइफ एक्सपेक्टेंसी इन इंडिया इज इंक्रीजिंग. तो मैं पहले बताऊंगा कि वाई लाइफ एक्सपेक्टेंसी इन इंडिया इज इंक्रीजिंग 1 2 3 4. फिर मैं उससे बताऊंगा कि क्या चैलेंजेस जो हैं इमिनेट हो रहे हैं इस वाली चीज़ से 1 2 3 4. यहाँ तक हमारा जो है क्वेश्चन वर्चुअली चलेगा. देन सॉल्यूशंस जो लिखने हैं, है ना, दैट विल बी इन द फॉर्म ऑफ अ माइक्रो डायग्राम 1 2 3 4 5, है ना. एंड देन आई विल गो फॉर एन ऑप्टिमिस्टिक कंक्लूजन जिसके अंदर हमारे 2 से 3 कीवर्ड्स रहेंगे. जैसे इस क्वेश्चन की मैं बात करूँ दैट वी शुड मेक फुल यूज ऑफ द लॉन्गिविटी डिविडेंड एंड हार्नेस द सिल्वर इकोनॉमी, है ना, सो दैट हमारे इंडिया की ग्रोथ में भी वो कंट्रीब्यूट कर सके, प्लस अपनी सोशल ग्रोथ में भी हेल्प करे, प्लस अपना जो सोशल सिक्योरिटी नेट है इकोनॉमिक उस पर भी वो लोग ध्यान रखें ताकि हमारा इंडिया जो है ओवरऑल मोर प्रॉस्परस और हैप्पी हो जाए, ठीक है. सो ये हमारा यहाँ पे ऑप्टिमिस्टिक लुकिंग सा कंक्लूजन रहेगा, है ना. सो आप ऐसा कर सकते हो कि आइदर यू कैन मेक योर चैलेंजेस इन द फॉर्म ऑफ अ माइक्रो डायग्राम और यू कैन मेक योर सोल्यूशंस इन द फॉर्म ऑफ अ माइक्रो डायग्राम, है ना. बिकॉज इससे क्या है कि जगह हमारी ऐसा लगता है कि हमने कोई वेस्ट नहीं करी है, जगह को हमने अच्छे से यूज़ करा है ना. मैं इसमें अपने खुद के कुछ माइक्रो डायग्राम्स जो मैंने ऑफिशियली अपने पेपर में जैसे मॉक पेपर्स में बनाए हैं तो वो भी आपको मैं दिखाऊंगा ताकि आपको थोड़ा बेटर उसको समझ आएगा उससे. सो दिस शुड हाउ आवर आइडियल आंसर बी लुकिंग लाइक,
है ना, कि स्टार्टिंग में आपने इंट्रोडक्शन होगा जो फैक्ट एंड फिगर रिच होगा, उसके बाद आपका एक मैप होगा, है ना, उसके बाद हमारे चैलेंजेस होंगे या सॉल्यूशंस विच वुड बी इन द फॉर्म ऑफ माइक्रो डायग्राम, रिमेनिंग पार्ट ऑफ द क्वेश्चन विल बी इन द फॉर्म ऑफ पॉइंट्स, और उसके बाद हमारा वे फॉरवर्ड होगा जो ऑप्टिमिस्टिक होगा, फॉरवर्ड लुकिंग होगा, है ना। एक एग्जांपल दे देता हूँ, जैसे अगर क्वेश्चन आया आपको मिनरल रिसोर्सेज की डिस्ट्रीब्यूशन आपको बतानी है वर्ल्ड में, ठीक है, तो सबसे पहले आपने मिनरल रिसोर्सेज के बारे में बता दिया, ऐसे ऐसे होते हैं, ये सब होते हैं, फिर उसके बाद आप बताओगे, है ना, कि आप यहाँ पे फिर इंडिया की जगह आप वर्ल्ड का मैप बनाओगे पूरा, है ना, जो भी अफ्रीका वगैरह जो भी बनाना है आपने सारा, है ना, ऑस्ट्रेलिया, एशिया, है ना, यूरोप, पर ऑब्वियसली थोड़ा हम प्रॉपर बेटर बनाएंगे उसको, थोड़ा सा, है ना, कि बुरा नहीं लगना चाहिए, थोड़ा प्रैक्टिस करके जाएंगे घर से बनाने की। उसके बाद हमने मिनरल रिसोर्सेज की डिस्ट्रीब्यूशन बता दी, जहाँ जहाँ पे प्रेजेंट है, फिगर लिख दिया ऐसे करके, फिर हमने उसका इंट्रोडक्शन लिख लिया था, उसके चैलेंजेस बता दिए, है ना, उसके बाद हमने बता दिया कि क्या क्या सोल्यूशंस हो सकते हैं, कि उससे क्या इंडिया को जियो पॉलिटिकल इम्पैक्ट है वो भी हम मेंशन करेंगे, और अल्टीमेटली हम लोग कंक्लूजन में पता है क्या लिखेंगे अब इसमें, कि मिनरल ऑयल तो ठीक है, बट हम लोगों को ग्रीन एनर्जी को ज़्यादा एम्ब्रेस करना चाहिए, ताकि जो हमारा ओवरऑल पोल्यूशन वगैरह है जो हमारा उससे होता है वो नहीं करना, एंड वी शुड फॉलो, इंडिया ने जैसे पंचामृत दिया है, नेट जीरो करना है, ये सब। तो हमने कैसे मिनरल रिसोर्सेज का आंसर था, उसमें ग्रीन एनर्जी का एक ऑप्टिमिस्टिक सा कंक्लूजन दिया है जो कि क्वेश्चन में पूछा भी नहीं था। सो आंसर का कंक्लूजन शुड ऑलवेज बी लाइक अ सोल्यूशन, लाइक अ वे फॉरवर्ड, ठीक है, दैट इज वेरी इंपेरेटिव, है ना। वी आर कमिंग आउट विद रन 2.0 बैच, है ना, अनअकैडमी के अंडर ही, तो यहाँ पे आपको 900 प्लस वर्थ ऑफ बैच आवर्स मिलेंगे, है ना, तो और इसका रेट जो है वो भी काफ़ी सब्सिडाइज्ड है, आप इजीली इसको लेके अपना पूरा साल अपना कोर्स चला सकते हैं। इसके अलावा इंडिया के बहुत अच्छे टॉप एजुकेटर्स यहाँ पे आएंगे, इस प्लेटफॉर्म पे पढ़ाएंगे। इसके अंदर मेंस के जो है हमारे टेस्ट सीरीज़ हैं, प्रीलिम्स के टेस्ट सीरीज़ हैं, इनफैक्ट मैं खुद यहाँ पे आके, है ना, कुछ सेशंस लूँगा, मेनली जो मेरे 10 आवर्स ऑफ आंसर राइटिंग होंगे और 10 आवर्स जो मैं एस्से के लूँगा। इसका एक बेनिफिट और ये है, मुझे ये लगता है कि मुझे क्यों शेयर करना चाहिए, क्योंकि आंसर राइटिंग का मेरा स्कोर रहा है 446 एंड एस्से का मेरा स्कोर रहा है 130। सो आई थिंक इसके अंदर है जो मैं कुछ लाइट शेड कर सकता हूँ, थोड़ा सा गाइडलाइन और दे सकता हूँ लोगों को, है ना। सो दिस इज ऑल अबाउट द कोर्स। इफ़ यू वांट टू ज्वाइन, देयर इज ऑल्सो माय कूपन कोड एट द एंड विच इज़ UIAS, है ना, तो आप इसको ईजिली अवेल करो, इसको देखो, एंड इफ़ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन सर्टनली ज्वाइन इट। सो व्हाट इज़ अ गुड आंसर, जैसे हमने बात करी, इंट्रोडक्शन शुड बी रिच इन फैक्ट्स एंड फिगर्स। ये कहाँ से मिलेंगे, न्यूज़पेपर पढ़ोगे, कोई मैगजीन पढ़ोगे। सबसे ज़्यादा इंपेरेटिव इसके अंदर जो मैं आई कैन नॉट एम्फसाइज इनफ इज टॉपर्स कॉपीज़। उन्होंने फैक्ट्स एंड फिगर्स लिखे होते हैं, कैसे उन्होंने पॉइंट में लिखा है, कैसे डायग्राम में लिखा है। जैसे मैं भी अब एग्जांपल जो है ऐसे ट्रायंगल के अंदर लिखने लग गया था, इसका मुझे पर्पस भी खुद से समझ आया कि स्टार्टिंग में तो आपने एग्जाम्पल लिख दिया है ना, वो आपको बड़े प्यार से समझ आ रहा है, बट एंड में आपका आगे एग्जाम्पल ऐसा सा कुछ हो जाएगा तो वो पता नहीं चलेगा कि वो एग्जाम्पल है। बट अगर इसमें ट्रायंगल है, अब ये वाली चीज़ ट्रायंगल में भी है, तो उसको पता चल जाएगा एग्जामिनर को कि इट इज़ लाइक अ लेजेंड, लाइक अ की पॉइंट, कि अब उसको पता है ट्रायंगल में लिखा है तो एग्जाम्पल ही है। प्लस दूर से आपका आंसर देख के उसमें 5 ट्रायंगल दिख रहे हैं तो लगेगा आपने 5 एग्जाम्पल्स यूज़ करे हैं। तो सेम चीज़ नहीं यूज़ करनी हर एक ने, तो मतलब उससे फिर वो उसका चार्म खत्म हो जाएगा। बट ऐसे करके आप खुद से अपनी चीज़ें डिवाइस कर सकते हो, ठीक है। बॉडी कंसिस्टिंग ऑफ पॉइंट्स, फॉर एग्जांपल चैलेंजेस या कोई भी आपने सब पार्ट क्रिएट किया, दैट शुड बी इन द फॉर्म ऑफ पॉइंट्स। जो सॉल्यूशंस है दैट कुड बी इन द फॉर्म ऑफ माइक्रो डायग्राम्स, देन देयर शुड बी फ्लो चार्ट्स, एंड ऑफ कोर्स देयर शुड बी लॉट्स ऑफ डायग्राम्स। जैसे अपने GS1 के पेपर में मैं 4 इंडिया के और 3 वर्ल्ड के मैप बना के आया था, तो है ना, ऐसे ऐसे हमने चीज़ों को यूज़ करना है। कंक्लूजन जो है दैट शुड बी फॉरवर्ड लुकिंग, ऑप्टिमिस्टिक, सोल्यूशन बेस्ड एंड मैक्रोस्कोपिक, कि जैसे हमने ग्लोबल सिनेरियो से कंपेयर कर दिया अपना मिनरल रिसोर्सेज की डिस्ट्रीब्यूशन वाला, सिमिलरली ऐसे करके हमने करना है। हर एक में आप लोग लिबरली गवर्नमेंट की स्कीम स्प्रिंकल कर सकते हो, है ना, आप लोग इंडिया का आउटलुक और पर्सपेक्टिव डाल सकते हो वे फॉरवर्ड में, है ना, वो बहुत अच्छा लगता है। उसके लिए प्री रिक्विजिट्स क्या है, सबसे पहले हमने अपने जो क्वेश्चन आंसर्स हैं उसको डिवाइड करना है क्वेश्चन को सब पार्ट्स में, जो मैंने आपको बताया कैसे हम लोग करेंगे, ठीक है। उसके अलावा है PYQs आपने अच्छे से करने हैं। अब मेरा पर्सनल मेंस का क्या रहा, मेरा प्री के बाद बहुत आंसर राइटिंग नहीं की थी मैंने, वर्चुअली नॉन एग्जिस्टेंट ही थी मेरी आंसर राइटिंग। तो उसमें मैंने क्या करा, मैंने करा कि मैंने 2 साल, एक से 1.5 हफ्ता मैंने एक GS को दिया था। उसमें मैं क्या करता था कि 2 साल के मैं PYQs करता था, है ना। जैसे 2020 और 21 के मैंने फर्स्ट क्वेश्चन उठाया GS1 का, उसको मैंने बड़े आराम से अपना, है ना, क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया, आंसर लिखा उसका जो मुझे लग रहा था। फिर ऑनलाइन मैंने मॉडल आंसर से उसको चेक किया, फिर उसके बाद मैंने GS1 की टॉपर कॉपी में सिमिलर सा क्वेश्चन ढूंढा और फिर देखा कि उन्होंने उस क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट किया है। तो ऐसे करके मैंने 2 साल के पेपर करे, मतलब मैंने 40 क्वेश्चंस करे खुद से, जो मैंने मॉडल आंसर से कंपेयर करे हैं, मैंने टॉपर्स कॉपी से कंपेयर करे हैं, और दोनों जगहों से जो भी मुझे लगा मेरे आंसर में डेफिसिट था मैंने अपने आंसर्स में ऐड कर लिया है, ठीक है।
फिर इस 1.5 हफ्ते के प्रोसेस के बाद मैं वीकेंड पे जाके 2 टेस्ट लिखाता था किसी भी टेस्ट सीरीज़ के फुल लेंथ, जैसे GS1 का उसी GS का। अब वो वाले, अब मेरे टोटल 80 क्वेश्चंस हो गए हैं। जब वो टेस्ट मेरा इवैल्यूएट होके चेक होके आया है तो उनके जो इवैल्यूएशन में फीडबैक थे प्लस उसके अलावा जो मेरे अपने जो मॉडल आंसर्स उन्होंने दिए हुए थे वो भी मैंने अपने उन आंसर्स में इनकॉर्पोरेट कर लिए थे। 80 हर एक GS के हो गए हैं। एंड में विजन का अभ्यास हुआ था जो 1 2 3 4 2 दिन पे होता है, वो भी मैंने दिया। सो अल्टीमेटली मेरे पास हर GS के 100 क्वेश्चन सेट हो गए थे जो मैंने खुद से लिखे हैं, जिनके अंदर मॉडल आंसर से मैंने वैल्यू एडिशन करी है, टॉपर्स कॉपी से एडिशन करी है। सो दिस वाज माय स्टडी मटेरियल फॉर मेंस, है ना। हार्ड टू बिलीव है बट आप करोगे ना तो आई थिंक दिस इज व्हाट मैटर्स, बिकॉज मेंस इज द मोस्ट प्रेडिक्टेबल पार्ट। उसके अंदर जो टॉपिक्स हैं वो बार बार रिपीट होते हैं। जैसे मैं बताऊं, अगर आपको इंटरनल सिक्योरिटी है उसके 5 ही टॉपिक्स हैं जो मोर और लेस रिपीट होते हैं। क्या क्या हो गए? हमारा एक नॉर्थ ईस्ट इंसर्जेंसी हो गया, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म हो गया, कोस्टल मेरीटाइम सिक्योरिटी हो गया, है ना, साइबर सिक्योरिटी हो गया और बॉर्डर मैनेजमेंट हो गया। तो ये 5 टॉपिक्स हैं जो घूम फिर के आते हैं। आप इनके अभी से ही टेम्पलेट्स तैयार कर लो इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन के। जैसे अगर मेरे को आप अभी भी पूछोगे कि कोई क्वेश्चन आ गया ई गवर्नेंस का, तो है ना, आता ही है हर बार क्वेश्चन, तो इसका कंक्लूजन क्या है? We should follow the Niti Aayog's National Digital Governance Framework Policy as well as follow the Hyderabad Declaration on E-Governance in full letter and spirit so that India जो है ऐसे करके हो जाए और ट्रांसपेरेंसी अकाउंटेबिलिटी वगैरह हमारे सारे प्रोसेस में आ जाए। सो है ना, ऐसे करके आप पहले ही अपने इंट्रो और कंक्लूजन के टेम्पलेट्स रेडी रख लो। तो है ना, जैसे हम कहते हैं द मोर यू ब्लीड इन प्रैक्टिस द लेस यू ब्लीड इन वॉर। तो पहले ही आप कर रखोगे तो आपको ज़्यादा सोचना नहीं पड़ेगा, है ना। आप ऑन द स्पॉट अपना आंसर जो है बहुत जल्दी और टाइमली कंप्लीट कर पाओगे, क्योंकि बहुत बड़ा चैलेंज है 50 पेजेस लिखना वो 3 घंटे में। तो वो तभी हो पाएगा जब आप पहले से ही उन क्वेश्चंस को थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं प्रिपेयर करके आए हो। तो एक ये है प्री रिक्विजिट टू हाउ टू डू सेल्फ असेसमेंट। तो सेल्फ असेसमेंट का जैसे मैंने आपको बताया, अब आप बोलोगे आपको कैसे पता कि यार आप खुद के आंसर अपने मॉडल आंसर से चेक कर रहे हो कि आपने कैसे लिखा है। जब मैंने अपने वो माइक्रो डायग्राम वाली जो मैंने आपको स्ट्रैटेजी बताई थी, ये मैं फॉलो कर रहा हूँ, अगर हर आंसर में ट्राई कर रहा हूँ, तो नॉलेज डेफिसिट अगर है तो वो मेरा मॉडल आंसर से कवर हो जाएगा। तरीका जो है वो टॉपर्स कॉपी से इंप्रूव हो जाएगा। तो थोड़ा थोड़ा सेल्फ असेसमेंट करनी है। उसके अलावा आप कोई टेस्ट सीरीज दे रहे हो तो उनके स्कोर्स को भी ध्यान में रखो, बट देन अगेन वो स्कोर्स जो हैं वो दे आर नॉट द एंड, दे आर नॉट द अल्टीमेट। जैसे अगर मैं आपको बताऊं, मैंने जब विजन का अभ्यास दिया था, है ना, सो ऑल्दो चेकिंग अच्छी है बट कई बार होता है कि यार हमें थोड़ा सा और पर्सपेक्टिव गेन करना पड़ता है, उसमें थोड़ा समझ नहीं आता है क्या करना है। सो है ना, मैं बता देता हूँ आपको। सो GS1 का मेरा स्कोर है ना 2 का, 3 का एंड 4 का। ये बात है ना, मेरे को बहुत लगता था कि यार आपके टेस्ट सीरीज़ में कितने मार्क्स आते थे और आपके फाइनली क्या थोड़े से भी रिलेटेबल से मार्क्स आए हैं उसमें। सो GS1 में जो मैंने मॉक टेस्ट दिया था उससे मेरे 112 थे। GS2 में मेरा स्कोर था 89, GS3 में मेरा स्कोर था 79, GS4 में मेरा स्कोर था कहीं 99। तो ऐसे करके मेरा स्कोर था, मतलब इट इज़ नॉट अ बैड स्कोर। मुझे लग रहा था ठीक है यार, मे बी मेरी तैयारी इतनी है, आई डिजर्व दीज मेनी मार्क्स, ओनली 380 90 बन रहे थे। मैंने कहा कोई बात नहीं, चलो पेपर वाले दिन, बट आई वेंट विद एन एग्रेसिव इंटेंट। मैंने कहा कोई बात नहीं, आई विल ट्राई टू डू माई बेस्ट। एंड फाइनली जो मेरा स्कोर आया है वो है 107, है ना, 120, 100 एंड 119। तो देखो, जिसमें मेरे ज़्यादा मार्क्स थे, जो मेरे को लग रहा था कि यार काफ़ी ज़्यादा आ गए, उसमें कम थे, और बाकियों में जितने मेरे एक्सपेक्टेशन से कम थे उसमें मेरे ज़्यादा आ गए। तो है ना, ये सब चीज़ें होती ही हैं। तो यू शुड ट्राई कि आपके हर एक पेपर में जो आपके आ रहे हैं, जस्ट टेक दैट इवैल्यूएशन विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट, कि इवैल्यूएशन अच्छी करिए। बट यूपीएससी कई बार होता है कि आपने कुछ अपना रैंडम ऑन द स्पॉट कोई टॉपिक पे अच्छा लिख लिया है, थोड़ा सा लक बेस्ड भी होता है कि पेपर वाले दिन आपके क्वेश्चंस फेवरेबल आ गए हैं। सो टेस्ट के मार्क्स से डीमोरलाइज नहीं होना है, रादर यू शुड स्ट्राइव कि उनके ऊपर मैं वर्क अपॉन करके और बेटर करूँगा। ठीक है, सो ये है सेल्फ असेसमेंट हमने कैसे करनी है। यू आर योर ओन बेस्ट जज। किसी अन्य ऐसे मतलब मेंटरशिप लेनी है, गाइडेंस लेनी है, डिस्कस करना है, बट पूरी तरह वो नहीं हो जाना कि हम आपकी शरण में आ गए, हमारा पेपर निकल जाएगा, क्योंकि पेपर आपने ही निकालना है, एग्जाम में पेन आपने ही चलाना है। तो है ना, वो आपको ही करना है। पेन वाली बात से याद आया, काफ़ी लोग पूछते हैं कि पेन कौन सा यूज़ किया था आपने पेपर में। सो मैंने पेपर में पेन यूज़ किया था ट्राईमैक्स, है ना। मेरे को जनरली एडवाइस किया गया था कि जेल पेन ही यूज़ करना, एंड आई अंडरस्टैंड कि क्यों, क्योंकि बॉल पेन जो है कई बार उससे आंसर उतना नीट नहीं आता, कई बार पीछे छप जाता है। तो ट्राईमैक्स इज़ गुड इस मामले में। यू कैन ऑल्सो यूज़ पायलट, यू कैन यूज़ एनी जेल पेन, ऑक्टेन, जो भी आपको लगता है कि अच्छा है ना, तो आप उसको यूज़ कर सकते हो। बट ट्राई करना, जब आप अपना प्रैक्टिस में भी आंसर्स लिख रहे हो या टेस्ट सीरीज़ में भी, उसी पेन से लिखना। थोड़ा सा हाथ बन जाता है उस पेन से, थोड़ी सी आदत पड़ जाती है ना। सो ऐसे करके है, ठीक है। सो उड़ान बैच आ रहा है जिसके अंदर ये सब होगा। सो इन दैट आई विल बी टेकिंग 10 आवर्स ऑफ एसे एज वेल एज 10 आवर्स ऑफ आंसर राइटिंग। तो है ना, मुझे लगता है कि थोड़ा सा मेरा जो पर्सपेक्टिव है, आई वुड लाइक टू गिव इट टू एवरीबडी एल्स एज वेल।
तो है ना, अगर इफ़ यू आर इंटरेस्टेड आप ये भी देख सकते हो, है ना, इसमें कोई इशू नहीं है। सो अल्टीमेटली आंसर राइटिंग का यही है कि योर आंसर शुड हैव, है ना, जो हमारे पास इंट्रोडक्शन है रिच इन फैक्ट्स एंड फिगर्स, वी शुड हैव अ बॉडी जिसके अंदर आपका आधा पार्ट पॉइंट्स में चलेगा, आधा पॉइंट आपका माइक्रो डायग्राम के फॉर्म में चलेगा। माइक्रो डायग्राम जब हम लोग बनाएंगे ऐसे करके, अगर पेज में ऐसे करके, तो उसके अंदर जो है एग्जाम्पल्स आपके बड़े प्रोमिनेंटली होने चाहिए माइक्रो डायग्राम्स में, क्योंकि जीएस का कोई भी आंसर जो है वो आंसर राइटिंग वो एग्जाम्पल्स के बिना व्यर्थ है, ठीक है। और हमें इंटरलिंकिंग करनी है अलग अलग डोमेन्स की। जैसे मैं एग्जाम्पल आपको एक देता हूँ, एक क्वेश्चन आया था सिग्निफिकेंस ऑफ लायन एंड बुल फिगर्स इन इंडियन माइथोलॉजी कल्चर एंड स्कल्पचर्स। तो सबको पता है लायन जो है वो हमारे अशोका पिलर के अंदर है ना। सो मैंने इसके साइड में अपने पेपर में ही, जैसे अगर ये मेरा बॉक्स था, है ना, ये मेरा अगर वो था, तो इसके अंदर मैंने यहाँ पे साइड में बॉक्स बना दिया, मैंने बता दिया एथिकल डायमेंशन। यहाँ पे मैंने जो हमारा अशोका पिलर है वो मैंने बना दिया, है ना। वहाँ पे थोड़ा बेटर बनाया था, यहाँ तो उतना नहीं बना पा रहा हूँ मैं, है ना। सो मैंने बोला था यहाँ पे एरो डाल के कि ब्यूरोक्रेसी शुड बी लाइक द फोर्थ लायन ऑफ द अशोका पिलर, इट शुड बी प्रेजेंट टू प्रोवाइड सपोर्ट बट इट शुड नॉट बी सीन और हर्ड, द प्रिंसिपल ऑफ एनोनिमिटी। तो मैंने कैसे एक एंशियंट हिस्ट्री के कल्चर के क्वेश्चन के अंदर थोड़ा सा एथिक्स का डायमेंशन ऐड कर दिया। सो आई थिंक दिस इज ऑल इंटरलिंकिंग इज ऑल अबाउट, है ना। तो हमें बहुत ज़्यादा इंटरलिंकिंग करनी है जब भी हम डायमेंशंस जनरेट कर रहे हैं। ऑलवेज रिमेंबर दिस पेस्ट जेम एच अप्रोच, कि है ना, कोई भी क्वेश्चन आपको समझ नहीं आ रहा है तो उसके अंदर हमने बस पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, जोग्राफिकल, इन्वायरमेंटल, मॉरल स्लैश एथिकल और हिस्टोरिकल डायमेंशंस ऐड कर देने हैं। नहीं समझ आ रहा है, मैं आपको बता रहा हूँ, कोई क्वेश्चंस ऑन द स्पॉट आते हैं, जैसे जेम्स वेब टेलीस्कोप का पूछ लिया, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस फॉर ह्यूमन काइंड। तो पहले मैं सोच रहा हूँ क्या लिखूंगा, एंड में मैं उसमें सिग्निफिकेंस फॉर ह्यूमन काइंड में 15 पॉइंट जनरेट करके आया हूँ, सब कुछ ही लिख दिया। ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स देखेंगे, मिनरल रिसोर्सेज हम लोग देख सकते हैं, डिजास्टर मैनेजमेंट में हेल्प करेगा, सोलर स्टॉर्म्स में, मैग्नेटिक फ्लेयर्स में हेल्प करेगा, है ना, जो हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कम्युनिकेशन है, टेलीकम्युनिकेशन है, उसमें हेल्प करेगा। तो ऐसे करके कम से कम मैंने 15 पॉइंट बना दिए थे वहाँ पे। तो यू ऑल्सो हैव टू वर्क इन दिस मैनर कि जो भी पॉइंट्स आपके दिमाग में आ रहे हैं फटाफट उन्हें जनरेट करो और लिखो। यू शुड नॉट बी लिमिटेड कि यार मैंने सिर्फ इस बारे में इतना ही लिखना है। अगर आप उस पॉइंट से रिलेटेड कोई और डायमेंशन जनरेट कर सकते हो, प्लीज़ उसे करो, दैट पेज आउट रियली वेल, ठीक है। सो दिस इज ऑल आई थिंक आई वांटेड टू शेयर अबाउट आंसर राइटिंग, है ना। तो आंसर राइटिंग इज एन आर्ट, और तभी वो आएगी व्हेन यू स्टार्ट टू प्रैक्टिस इट, व्हेन यू स्टार्ट टू सी द टॉपर्स कॉपीज। और ऑलवेज रिमेंबर राइटिंग द फर्स्ट आंसर इज द मोस्ट डिफिकल्ट, है ना, क्योंकि एक बार आपने फर्स्ट आंसर अपना लिख लिया, हमें हमेशा मन में लगा रहता है कि यार शायद मेरे पास नॉलेज नहीं है, मेरा कंटेंट अभी पूरा नहीं है, या कई बार कई लोग कहते हैं कंटेंट ज़्यादा है, उसको हमने कैसे कंपाइल करके इतने से में ही रखना है ना। तो वो वाली चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। आपको उससे फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, अपना आंसर लिखो। आंसर राइटिंग जितनी नॉलेज की गेम है उतनी ही प्रेजेंटेशन की भी है, क्योंकि अगर मैं आपको जेन्युइनली बताऊँ, जो 20 क्वेश्चन अगर आते हैं ना, तो उन 20 क्वेश्चन में से जेन्युइनली हमें 7 से 8 क्वेश्चन आते होते हैं, है ना। फिर अगले 4-5 क्वेश्चन है जिन पे थोड़ा बहुत लिख सकते हैं, है ना। जो बच गए लास्ट के 2-3 क्वेश्चन वो बिल्कुल ही नहीं आते होते। सो इट इज़ अ थिंग दैट हैपन्स विद एवरीबडी। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि हमने ऑन द स्पॉट रिस्क लेना है। जैसे क्वेश्चन आया था कि इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने कलर कोडेड साइक्लोन वार्निंग्स दी हैं IMD ने, तो उनके बारे में बता दो कुछ। तो अब नहीं पता थी मुझे कलर कोडेड साइक्लोन वार्निंग्स, बट आई स्टिल टुक दैट रिस्क। मैंने कहा क्या होंगी, रेड होगी, ऑरेंज होगी, येलो होगी, ग्रीन होगी, तो मैंने यही लिख दी और यही चारों थी। तो है ना, प्रेजेंटेशन भी उसकी थोड़ी सी बेटर करी थी मैंने जहाँ तक पॉसिबल था, है ना, कि अगर ये मेरे 2 पेजेस हैं तो इधर मैंने ऐसे करके एक टेबल बना दिया था रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन का, है ना, और उसके अंदर थोड़ा थोड़ा ऐसे से मैंने सिग्निफाई कर दिया था क्या है, और मैंने फिर पॉइंट्स लिख दिया था उसके अंदर। तो थोड़ा सा प्रेजेंटेशन पे भी हमें बहुत ज़्यादा काम करना है। आई थिंक इट इज़ ऑल एन आर्ट ऑफ प्रेजेंटेशन। कंटेंट हम सबके पास है, आपने प्रीलिम्स क्लियर किया है, आजकल के प्रीलिम्स इतना मुश्किल हो गया है, आपने वो क्लियर करके पहुँचे हो, तो नॉलेज तो आपको है। और ऐसा कुछ नहीं है अगर आप बोलो कि यार 5th अटेम्प्ट वाले ने तो 4 मेंस लिखे हैं, उसको ज़्यादा ही आता होगा। मैं आपको बताता हूँ, ईयर ऑन ईयर प्रिपरेशन में बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं डाल पाते हम लोग। जैसे अगर मेरा मेंस था, मेरा इंटरव्यू था, तो मेंस के बाद तो वर्चुअली एक बंदा 1-1.5 महीने का ब्रेक लेता ही है। उसके बाद इंटरव्यू का रिजल्ट आ जाता है कि इंटरव्यू है आपका, उसके बाद से आप फुल ऑन इंटरव्यू तैयारी में चले जाते हो। जो टाइम आपका रह जाता है, आपको चिंता होती है मेरा अगला प्री नहीं निकलेगा, आप उसमें प्री का पढ़ रहे होते हो। फिर अगेन यू आर स्टक इन दैट 3 मंथ साइकिल कि अब 3 महीने ही रह गए, फिर से मेंस का काम खींचना है। तो फर्स्ट अटेम्प्ट या लास्ट अटेम्प्ट इट डज नॉट मैटर, जस्ट ट्राई टू गिव योर बेस्ट, ठीक है। सो ये कुछ बातें थी जो मेरे को लगता है आंसर राइटिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ना। सो थैंक यू ऑल फॉर सीइंग इट, ऑल द बेस्ट, एंड आई होप यू